सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई वर्षों से एक दूसरे के साथ उनके बीच बहुत करीबी व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और हमने अभी अभी वो वीडियो देखा जिसका आपने जिक्र किया। और हमने ये भी देखा जब वो पिछली बार फरवरी में यहाँ आए थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त नहीं भाई मानते हैं, और हमने ये उनकी यात्रा के दौरान भी देखा है। रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जल प्रबंधन, कृषि, नवाचार और तकनीक सहित करीब 17 बड़े समझौते हुए। इन समझौतों से स्पष्ट है कि साझेदारी अब अधिक केंद्रित हो गई है। हमें उम्मीद है कि एफटीए व्यापार बढ़ाने का अगला कदम होगा। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से इजराइल हमारी विदेश नीति में एक बहुत ही खास स्थान रखता है, क्योंकि कई भारतीय इसे एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जिसने खुद को नवाचार, तकनीक और दृढ़ता का वैश्विक केंद्र बना लिया है। कृषि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में इजराइल की उपलब्धियों की खूब सराहना है। हम दोनों ही एक सभ्यतागत राष्ट्र हैं और जन धारणा में यह संबंध लगातार बढ़ रहा है और इसे लोगों के बीच बहुत मजबूत जुड़ाव द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। हर साल हजारों इजरायली भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और संबंधों से आकर्षित होकर आते हैं। वहीं योग इजराइल में लोकप्रिय सांस्कृतिक सेतु है। तो एक गहरी ऐतिहासिक नींव है, क्योंकि भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां यहूदी समुदाय सदियों तक बिना किसी उत्पीड़न के रहते आए हैं। तो ये संबंध, जैसा कि आप कहते हैं, आसमान ही इसकी सीमा है। ये देखना शानदार है कि ये संबंध कैसे बढ़ रहा है। रणदीप, मैं जानना चाहती हूँ कि ईरान के साथ संघर्ष का भारत पर क्या असर हुआ है। हाल ही में अमेरिकी हमले में टैंकर पर कई भारतीय नाविक मारे गए, जिससे भारत में काफी चर्चा हो रही है। भारत में इसे कैसे देखा गया है? क्या भारत के इजराइल या अमेरिका से करीबी रिश्तों की देश में आलोचना हुई? ये सच है, ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों की 3 मौतें सबसे पहले एक मानवीय त्रासदी है। और रिपोर्टों के अनुसार जहाज को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निशाना बनाया गया था, क्योंकि उस पर ईरानी तेल के परिवहन में शामिल होने का संदेह था, जो अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन था। हालांकि यह तथ्य कि भारतीय नागरिक चालक दल के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है, स्वाभाविक रूप से पूरे भारत में बहुत चिंता और दुख का कारण बना है। और भारत की प्रतिक्रिया सख्त रही है, लेकिन साथ ही संतुलित भी रही है, क्योंकि भारत ने वास्तव में औपचारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया और ये जोर दिया कि नागरिक नाविकों को बड़े भू राजनीतिक टकराव में अनचाहे नुकसान का शिकार नहीं बनना चाहिए। सरकार ने व्यावसायिक शिपिंग मार्गों की सुरक्षा में संयम बरतने की भी अपील की है, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये घटना भारत के लिए बार बार आने वाली चुनौती दिखाती है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र उसकी ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी कार्यबल के लिए बहुत अहम है। भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस खाड़ी देशों से मिलता है, जहां बड़ी भारतीय आबादी रहती है। और जब ईरान हमला कर रहा था, यहाँ तक कि पिछली जंग के दौरान भी, ये भारत के लिए एक समस्या बन गया था, क्योंकि भले ही भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, वे उन शहरों पर हमला कर रहे थे जहां भारतीय नागरिक रहते थे। ये भारतीय विदेश नीति के लिए जटिल चुनौती है, जो आमतौर पर कई पक्षों के साथ संतुलन बनाकर चलती है। मुझे नहीं लगता कि ये घटना भारतीय विदेश नीति में बड़े बदलाव लाएगी, लेकिन ये साफ तौर पर याद दिलाता है कि पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है, जो भारत के लिए बहुत अलग है, उसका असर अब भी भारत पर पड़ता है। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण संतुलन साधने का काम है जो भारत को करना है, जिसमें उसे इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने हैं, लेकिन साथ ही ईरान, अरब देशों और खाड़ी देशों के साथ भी अपने रिश्ते बनाए रखने हैं। हमने संतुलन साधने की कोशिश कैसे देखी है? देखिए, भारत की पश्चिम एशिया नीति हमेशा इसी संतुलन से परिभाषित रही है और इस संकट ने इस संतुलन साधने के काम को और जटिल बना दिया है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। हमने इजराइल के साथ भारत के मजबूत होते रणनीतिक संबंध देखे हैं। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे। तकनीकी सहयोग में भी अमेरिका के साथ बड़ा अंतर रहा है। अमेरिका में ऐसे रणनीतिक साझेदार हैं। दूसरी ओर ईरान कनेक्टिविटी परियोजनाओं और ऊर्जा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि खाड़ी देश व्यापार, निवेश और बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो भारत के लिए इन सभी संबंधों से निपटना जटिल हो जाता है। जैसा कि मैंने समझाया, हम बहुसंरेखन के सिद्धांत का पालन करते हैं, और यह स्थिति इसे और जटिल बना देती है, क्योंकि इन देशों के बीच तनाव अलग अलग संकटों की बजाय एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। इससे भारत की कूटनीतिक गुंजाइश कम हो जाती है और हर सार्वजनिक बयान की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और भारत में शिया आबादी भी काफी बड़ी है, जो ईरान की सत्ता को बहुत करीब से देखती है।
और इससे सब कुछ संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। भारत उन पहले देशों में था जिसने तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा की मांग की थी। ये क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में निर्णय कठिन है। नादीप रणदीप चक्रवर्ती, i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने और भारत का दृष्टिकोण साझा करने के लिए धन्यवाद।